प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको मानव भूगोल के मूलभूत 3 सिद्धांत हैं। उनमें से पहला सिद्धांत क्रियाशीलता या परिवर्तनशील सिद्धांत, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अर्थात पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु या तो सजीव हो या निर्जीव हो, परिवर्तन देखने को मिलता है। इस प्रकार हम भूगोल में देखते हैं कि भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के सभी तत्व ये परिवर्तनशील है। अर्थात प्रत्येक क्षण हर एक वस्तु किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन या बदल रही है। उसका आकार, मात्रा, रूप अथवा गुण बदल रहा है। वास्तव में इस जगत में कोई भी वस्तु सदैव स्थायी नहीं रहती है, उसमें परिवर्तन हमेशा होता रहता है। ये परिवर्तन दीर्घकालिक भी हो सकता है या अल्पकालिक भी हो सकता है। पृथ्वी स्वयं भी अपने अक्ष पर भ्रमण करती हुई सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस तरह वायुमंडल में भी गर्मी या ठंड की मात्रा बदलती रहती है। पृथ्वी पर दिन और रात के दृश्य लगातार जारी रहते हैं। वायुमंडल में हवाएं हर समय बहती रहती है, जो कभी इतनी मंद होती है कि उनका अनुभव भी हम नहीं कर पाते हैं, तो कभी इतनी तीव्र हो जाती है कि वो तूफान को वो धारण कर लेती है। इस प्रकार वायु भी बदलती रहती है। इस तरह हम देखते हैं कि खेतों में लहलाती फसलें और भूमि पर उगती हुई वनस्पति को हम नाप सकते हैं। वह हर एक सप्ताह या एक माह में कितनी सेंटीमीटर बढ़ी है, लेकिन उगने या बढ़ने का यह क्रम प्रत्येक सेकंड होता रहता है। भले ही हम सदैव बढ़ी हुई लंबाई को नापने में असमर्थ हो। इस प्रकार प्रत्येक जीव जंतु या मानव बालकपन से जवानी की ओर, जवानी से वृद्धावस्था की ओर परिवर्तित या बदलते रहते हैं। इस प्रकार यद्यपि हम उनकी एक दिन की बढ़ती हुई मात्रा को कभी अनुभव नहीं कर सकते। नदियों में जल सदैव बहता रहता है और एक स्थान पर जल बहते हुए दूसरे स्थान पर पहुंचता रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों की चट्टानें अपरदित होकर कटती रहती हैं और नदी के जल के साथ मिलती हुई नदियां इन अवसादों को ले जाकर मैदानों में जमा करती रहती हैं। इस प्रकार पर्वत अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा नीचे होते रहते हैं और ये अवसाद मैदानी क्षेत्रों में स्थित झीलों में जमा कर दिए जाते हैं, जिससे कि समतल मैदान का निर्माण होता रहता है। भूतल पर बहने वाली नदियां महासागरों में अपना जल लाकर डालती हैं और महासागरों का जल भाप बनकर उठता रहता है और आकाश में पहुंचता है। विशाल क्षेत्रों में फैले हुए ग्लेशियर पिघलते हैं और उनका जल बहकर समुद्र में आता रहता है। इस प्रकार महासागरों का जल भाप बनकर ठंडे प्रदेशों में पहुंचता रहता है और वह ग्लेशियरों के रूप में जमा होता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो परिवर्तन होती है वो हो रही है और वो लगातार या तो घट रही है या बढ़ रही है, तथा स्तरों से कटकर आया हुआ तलछट समुद्र तलियों पर भी इकट्ठा या जमा होता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी तल पर परिवर्तन करने वाली शक्तियां 6 प्रकार की होती है। पृथ्वी के सौर संबंधी शक्तियां, पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियां, सूर्य शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जैविक शक्तियां और मानव शक्तियां, ये 6 प्रकार की शक्तियां हैं जो पृथ्वी पर परिवर्तन लाती रहती हैं, या तो किसी मात्रा को घटाती रहती है या किसी मात्रा को बढ़ाती रहती है। सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी के सौर संबंध, यानी पृथ्वी सौर मंडल में एक ग्रह है जो अपनी अक्ष पर भ्रमण करती हुई सूर्य के चारों ओर अपनी कक्ष पर भी परिभ्रमण करती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन रात और ऋतुएं आदि होती हैं तथा पृथ्वी पर ताप की पेटियां, पवन की पेटियां और वायुदाब की पेटियां बनती रहती हैं। दूसरा है पृथ्वी की विवर्तनिक शक्ति। पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियों के द्वारा 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन
अत्यंत धीमी गति से होते हैं, जिनका प्रभाव दीर्घ काल में भी दिखाई नहीं देता है, जैसे कि पर्वतों में मलय पड़ना, मूल पड़ना या किसी क्षेत्र या प्रदेश का ऊपर उठना अथवा नीचे धंसना। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं ये दीर्घकालिक परिवर्तन होते हैं और इस प्रकार के जो परिवर्तन हमें बहुत लंबे समय बाद में जाके दिखाई देते हैं। कुछ परिवर्तन इतने तीव्र गति से होते हैं जिनका कि आभास हमें शीघ्र हो जाता है। इस प्रकार के परिवर्तनों में जैसे हम देखते हैं कि भूकंप का आना या ज्वालामुखी का विस्फोट होना, ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पठार एवं ज्वालामुखी मैदानों का निर्माण होता है। तीसरा है सूर्य शक्ति, यानी सूर्य की शक्ति अर्थात सूर्य ताप से बाह्य शक्तियां संपन्न होती हैं जो भूतल को परिवर्तित करती रहती हैं। सूर्य के द्वारा ही वायुमंडल का ताप और हवाओं का भाग बदलता रहता है। प्रकाश और गर्मी, ओस और पाला, तुषार और हिमपात, वाष्पीकरण और बादलों का बनना, आंधियां और तूफान आदि सूर्य की शक्ति के द्वारा ही संपन्न होते हैं। वर्षा और सूखा, दिन और रात, ऋतुओं का परिवर्तन और जलवायु के परिवर्तन ये सब सूर्य शक्ति द्वारा ही संपन्न होते हैं। अर्थात सूर्य शक्ति के द्वारा ही वनस्पति उगती है, पशुओं तथा मनुष्यों को जीवन शक्ति मिलती है इससे। इस प्रकार तीसरा हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण भिन्न भिन्न और घनत्व वाले पिंडों को संतुलित करने में ये सहायक होती है और इसके द्वारा पृथ्वी पर एक समन्वित क्रम स्थापित होता है, जिसके कारण जैसे कि हम देखते हैं कि जल ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है, ये केवल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। इस तरह वायुमंडल की निचली परतों में वायु अधिक मात्रा में एकत्रित होती रहती है, जबकि ऊपरी परतों में कम होती है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा ही ऑक्सीजन खींचकर पृथ्वी के तल के समीप जमा होती रहती है, जो मनुष्य के लिए लाभदायक या जीव जंतुओं के लिए लाभदायक होती है। सूर्य की शक्ति के द्वारा ही भूतल पर जो अनियमितताएं उत्पन्न होती है उनको गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा ही नियमित या बदलती रहती है। यह क्रिया हर समय चलती रहती है। पांचवा हम देखते हैं जैविक शक्ति। जैविक शक्ति में वनस्पति और जीव जंतुओं के द्वारा ही हर समय भूतल पर परिवर्तन होता रहता है। वनस्पतियों के द्वारा सेलों को आवरण मिलता है, अर्थात सेल वनस्पति को ढके रहती है। इसके कारण चट्टानें कम अपरदित होती हैं, परंतु वनस्पति की जो जड़ें नरम सेलों में दरारें पैदा कर देती हैं, जिसके कारण चट्टानों में चटकने या दरार पड़ती रहती है और चट्टानें अपरदित होती रहती हैं। आगे हम देखते हैं कि पेड़ों की जड़ों से ह्यूमस अम्ल निकलता है जो सेलों के क्षय होने में सहायक होता है, अर्थात सेलों को नष्ट या सेलों को दरारें करके काटने में सहायक होता है। दूसरा देखते हैं जीव जंतु निवास के लिए भी भूमि में होते हैं। कीड़े मकोड़े भी भूतल में रहते हुए छिद्र बनाते हैं। कुछ कीटाणु मिट्टी को भुरभुरा बनाते रहते हैं, अर्थात जो सख्त मिट्टी है उसको कमजोर करते रहते हैं। छठा देखते हैं मानव शक्ति। भूतल पर मानव भी परिवर्तन करता रहता है। कहीं पर वह वन काट कर खेत बना लेता है, तो कहीं पर वह नहरों, सड़कों और सुरंगें बनाता है। मानव किसी प्रदेश देश के भाग से पौधे लाकर उगाता रहता है, तो कहीं खानों से खनिज पदार्थ निकालता रहता है। समुद्र में से मछलियां निकालकर उनकी संख्या को कम करता रहता है। कहीं पर मनुष्य कहीं पर मानव बस्तियां बनाकर रहता है। इस प्रकार मनुष्य अनेक प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है, जिसके अंदर कल कारखाने हैं, सड़कें हैं, नहरें हैं, रेलवे है, ये आदि है जो सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। इस प्रकार हमने देखा है कि उपरोक्त 6 शक्तियों के द्वारा पृथ्वी पर जो परिवर्तन होता है वे आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रत्येक घटना कुछ नियमों के अनुसार एक दूसरे से बंधी होती है और एक दूसरे के अनुसार क्रिया करती रहती है।
इस प्रकार भौतिक दृश्य उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, मर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। पर्वतों की तुलना में हम देखते हैं कि जीवित अंग या घाटियों के समान होते हैं। वे आपस में एक दूसरे से बड़ी या छोटी आयु में होते हैं। आकृतियों में जवान या बूढ़े लेके दिखाई देते हैं। नौजवान पर्वतों में ऊंची ऊंची चोटियां, तेज ढाल, जल प्रपात और गहरी घाटियां पाई जाती हैं, परंतु पुराने पर्वतों की श्रेणियां प्राय सपाट और नीची हो जाती है और उनकी घाटियां चौड़ी हो जाती है। नवीन जैसे हिमालयन, आल्पस और राखी ये नवीन पर्वत है। अरावली है, ध्यानशान है, किंगडम ये प्राचीन पर्वतमाला। नदियों का जीवन चक्र भी बाल्यावस्था से आगे बढ़कर युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। बाल्यकाल में नदियां घाटी में नीचे की ओर कटाव की क्रिया को तेज करती हैं और उनके मार्ग में अनेक जल प्रपात होते हैं। उनके भाव की गति बहुत तेज होती है। युवावस्था में नदी की घाटी चौड़ी हो जाती है तथा उसके मार्ग में अनेक मोड़ बन जाते हैं और उसके बाद उसका जो क्षेत्र है स्पष्ट हो जाता है। वृद्धावस्था में नदी अपने दर्शन के द्वारा आधार काल को प्राप्त कर लेती है और नदी के जीवन में ये परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। कभी कभी यातायात भूगतान से नदी की घाटी को पुनर्यौवन प्राप्त हो जाता है। कभी कभी अचानक तीव्र परिवर्तन के कारण या आंतरिक भूगर्भिक हलचलों के कारण नदी का जो आधार काल है वो ऊंचा उठ जाता है, जिसे हम पुनर्यौवन कहते हैं। पृथ्वी तल के भूमि की संरचना में ही परिवर्तन नहीं हो रहा है, जलवायु में भी परिवर्तन होते रहते हैं। प्लायोसीन और मायोसीन युगों में मध्य एशिया की जलवायु वर्तमान की अपेक्षा बहुत अधिक आर्द्र थी और यह प्रदेश मानव जाति का उद्गम प्रदेश तथा वर्तमान में यह प्रदेश एक सूखा मरुस्थल है। प्लीस्टोसीन युग में 4 बार हिमयुग हुए हैं और उनके बीच में एक गर्म जलवायु युग में बीता है। प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कार्बोनिफेरस युग में मध्य यूरोप में बहुत संगम वन पाए जाते थे, जिनके प्राचीन युगों में भूमि में दब जाने के कारण आज वहां कोयले की परतें बन गई हैं। प्रदेशों की वनस्पतियों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। उनमें भी हर समय वृद्धि या ह्रास होता रहता है। नए पौधे बड़े होकर बूढ़े होते हैं और सूखते रहते हैं। उनकी जगह फिर नए पौधे होते हैं। पशु जीव जंतुओं में भी हर समय परिवर्तन देखने को मिलता है। उनकी उत्पत्ति होती है, वृद्धि होती है और ह्रास होता रहता है। मनुष्य स्वयं भी परिवर्तनशील है। संसार के जितने भी ग्राम या नगर हैं, जिनकी जनसंख्या घटती या बढ़ती रहती है, गांवों और नगरों की भी शैशवावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है। अर्थात गांव भी का निर्माण होता है, फिर युवावस्था को प्राप्त होते हैं और एक समय ऐसा आता है कि गांव भी वृद्धावस्था को प्राप्त होकर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, चाहे वो सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो। प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। धन्यवाद।